वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के हमारे लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारी मेडिवल हिस्ट्री की पहली लेक्चर थी, उसमें हमने देखा था कि कैसे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजपूत राजाओं का उदय होता है और भारत के भूभाग का एक काफ़ी बड़ा भाग राजपूत राजाओं के द्वारा रूल किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि 700 ईस्वी में पहला मुस्लिम इन्वेजन भारत में होता है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद लगभग 1000 एडी के आसपास महमूद गजनी भारत में आता है और भारत में दूसरा मुस्लिम आक्रमण होता है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी जो है, ये दोनों भारत कभी भी भारत में शासन करने के मकसद से नहीं आए थे। इनका टारगेट जो था वो बस इतना था कि ये भारत पर आक्रमण करे, यहाँ से हीरे जवाहरात, धन दौलत आदि लूटपाट करके अपने देश वापस लौट जाना ही इनका मकसद था या इनका प्राइम ऑब्जेक्ट था। लेकिन इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है, वो जब भारत आता है तो उसका मकसद होता है भारत पर शासन करना। अब ये लोग भारत क्यों आए थे, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था, क्योंकि राजपूत राजाओं के द्वारा 1000 एडी के आसपास का जो समय काल था, उसमें कई बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए जो सोने चांदी से सुसज्जित होते थे। एक दूसरे से अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ दिखाने के लिए राजपूत राजाओं ने अपने महलों में काफ़ी भव्य महलों का निर्माण करवाया था। सोने चांदी आदि हीरे जवाहरात के एक से एक नक्काशियाँ उस वक्त देखने को मिलती थी, जिससे जो है, जो बाहरी आक्रमणकारी थे, जो बाहर की ये तुर्किश आक्रमणकारी थे, ये भारत की ओर आकर्षित हुए थे यहाँ के धन दौलत और संपत्ति को देखकर। हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी कैसे भारत में आता है और उसका गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के एक गुलाम के तौर पे भारत में शासन करता है। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद में वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और जहाँ से गुलाम वंश की शुरुआत होती है और भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। आइए शुरू करते हैं वीडियो, जो कि है हिस्ट्री लेक्चर 16, दिल्ली सल्तनत ऑफ मेडिवल इंडिया हिस्ट्री। देखिए, सबसे पहले जो है, हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है, उसका टाइम पीरियड जो है वो 1206 से 1526 एडी है। इसी के बीच में जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा, या फिर दिल्ली सल्तनत जो है इसी टाइम पीरियड को कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर जो है मुख्यतः 5 वंशों ने शासन किया है, जिसमें से पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित, और उसको गुलाम वंश या फिर ममलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। ममलुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ममलुक जो है वो गुलाम का ही उर्दू में शब्द जो होता है वो ममलुक होता है, इसलिए इसको ममलुक वंश भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, और फिर रजिया सुल्तान के बाद बलबन आता है, जो कि सारे गुलाम वंश के राजा थे। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश का शासन होता है दिल्ली सल्तनत पे। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे। तुगलक के बाद सैयद, और सैयद के बाद फिर लोधी वंश का शासन देखा गया है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। और लोधी वंश को फिर जो है 1526 एडी में बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को पानीपत की प्रथम लड़ाई में हरा दिया जाता है, और फिर उसके बाद से हमारा जो है दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और वहाँ से शुरू होता है मुगल शासन का। तो दिल्ली सल्तनत में है जो हमने अभी तक देख लिया कि मुख्यतः 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, जो पहला था गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, फिर चौथा सैयद और पांचवा जो है लोधी। तो देखिए, पहली डायनेस्टी जो थी वो थी स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी। ममलुक डायनेस्टी जो है, ये मोहम्मद गौरी के स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड की गई थी, या फिर इसके जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि मोहम्मद गौरी के स्लेव हुआ करते थे या गुलाम हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाक्स बक्स भी कहा जाता है, और इनको जब मोहम्मद गौरी भारत से तुर्की वापस जाते हैं तो उन्होंने इनको अपना गवर्नर के तौर पे भारत में नियुक्त कर दिया था और इनको बताया था कि ये ठीक है, यहाँ पे तुम राज्य करो। लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसके बाद क्या करते हैं, ये उनके बच्चों को जो है भारत में आने नहीं देते हैं और भारत पे अपना शासन स्थापित कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत की नींव रख देते हैं। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का गुलाम था, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, और भारत को मैंने जीता है। क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के साथ जब युद्ध करने भारत में आए थे तो शुरुआती दौर में इन्होंने भी काफ़ी युद्ध किए थे और एक्सपेंशन जो है इनके द्वारा भी काफ़ी किया गया था। तो इन्होंने कहा कि भारत मैंने जीता है, यहाँ का राजा मैं रहूँगा, तुम लोग अपने टर्की में जाके अपना शासन चलाओ।
तो देखिए, स्लेव डायनेस्टी जो है वो 24 जून 1206 एडी को सत्ता में आता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया था, जो कि दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की जो है स्थापना करवाई थी, या उसके काम को शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। इसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है वो कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट कराते हैं या फिर संपूर्ण करते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो देखा कि स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 24 जून 1206 ईस्वी को की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन या फिर निर्माण करवाए गए थे वो थे 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का मस्जिद दिल्ली में, और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते हैं इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश के सेकंड राजा होते हैं या फिर दूसरे राजा होते हैं। तो देखिए, ये है कुतुब मीनार। ये जो पहला फ्लोर है इसका, या फिर पहला जो तल्ला है, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था। इसके बाद इसके ऊपर के ये जो 3 फ्लोर्स हैं, ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए थे। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि एक बार आंधी तूफान में क्या हुआ था कि इसके ऊपर का जो है ये 2 फ्लोर जो है वो गिर गए थे। उसके बाद फाइनली इसको मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा रिकंस्ट्रक्ट कराया जाता है, और ये 5वां तल्ला जो है या 5th फ्लोर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया जाता है। और इसके अलावा इसका जो गेट है, ये जो इसका दरवाज़ा है, ये बनवाया गया था फिरोज शाह, सॉरी, ये बनवाया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। देखिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश के दूसरे राजा थे, उनका जो शासनकाल है वो 1211 से लेकर के 1236 एडी तक था। इल्तुतमिश जो है वो सेंट्रल एशिया के इलबरी जनजाति से संबंधित थे, और इलबरी जनजाति से संबंध रखते थे। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बेचा गया था एज अ स्लेव, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था गुलाम के रूप में। और आगे चलकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ इल्तुतमिश का विवाह होता है और वो उनके दामाद बन जाते हैं। इल्तुतमिश ने जो है सत्ता में आने के लिए दिल्ली वंश को अपने अधीन या फिर अपना आधिपत्य उस पर स्थापित करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आरम शाह की हत्या की थी, और उसके बाद जो है वो दिल्ली सल्तनत के राजा बने थे 1211 एडी में। देखिए, पहले सब आम बातें होती थी, पिता का की हत्या जो है बेटे द्वारा कर दी जाती थी, 2 भाई होते थे तो भाई भाई आपस में एक दूसरे की हत्या कर देते थे सत्ता पाने के लिए। वैसे ही इल्तुतमिश ने भी जो है अपने ब्रदर इन लॉ आरम शाह की हत्या कर दी थी, और 1211 ईस्वी में अपने शासन की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनके का शासनकाल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ था दिल्ली सल्तनत का। अब जो मैक्सिमम या फिर जो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत का, वो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था उसके शासनकाल में। इसीलिए इल्तुतमिश को जो है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है, मतलब गुलाम का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे या स्लेव थे, और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, जो कि राजा बना आगे चलकर। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को के स्लेव इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। अब देखिए, इल्तुतमिश ने जो है वो टर्किश एम्पायर की नींव रखी थी इंडिया में, क्योंकि ये टर्की से बिलोंग करता था, और साथ ही इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया था या पूर्ण करवाया था। इल्तुतमिश के बाद जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान जो है वो गद्दी पर बैठती है, क्योंकि इल्तुतमिश के पुत्र जो है वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, और रजिया सुल्तान की क्वालिटी जो है लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए इल्तुतमिश ने उनको दिल्ली सल्तनत की सुल्ताना बनाया था। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो राजा बने थे उसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में इक्तादारी प्रथा की स्थापना की थी। इसके अलावा इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना की गई थी। ये तुर्कान ए चहलगानी जो था, ये 40 लॉयल सिपाहियों का एक बटालियन हुआ करता था, यानी कि इसमें जो है इल्तुतमिश के सबसे खास सबसे बहादुर 40
सिपाही थे जो कि इसकी स्पेशल फोर्स के रूप में कार्य करते थे। इन्हीं 40 सिपाहियों में से एक था बलबन। बलबन नाम का भी इल्तुतमिश का एक सिपाही या सेनापति हुआ करता था, जो कि आगे चल के जिसने रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाया था और दिल्ली सल्तनत पर अपने शासन को स्थापित किया था। अब देखिए, इसके अलावा जो है, इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में पहली बार कोई टर्की राजा भारत में था जिसने अपने सिक्के चलाए थे या फिर अपने सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया था भारत में, जो कि जीतल नाम के कॉपर के सिक्के थे जो इल्तुतमिश द्वारा भारत में चलाए गए थे। देखिए, इल्तुतमिश के बाद जो है रजिया सुल्ताना जो है वो गद्दी पर बैठती है। रजिया सुल्ताना वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, लेकिन उनको क्या है, इसलिए राजा बनाया गया था क्योंकि उनकी लीडरशिप क्वालिटी गजब की थी। उनको राजनीति का ज्ञान काफ़ी अच्छा था। वे एक गजब की वॉरियर्स थी, उनकी युद्ध कला भी एकदम देखते ही बनती थी। उन्होंने जो है रजिया सुल्तान, देखिए क्या होता है कि इल्तुतमिश जब राजा की गद्दी से हटते हैं तो बीच में जो है फिरोज शाह द्वारा दिल्ली के तख्त पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है, या फिर ऐसा कहिए कि फिरोज शाह दिल्ली का राजा खुद को घोषित कर देता है। और लेकिन रजिया सुल्तान जब ये बड़ी होती है तो इनके द्वारा फिरोज शाह को युद्ध में हराया जाता है और ये उनकी मृत्यु हो जाती है फिरोज शाह की उस युद्ध में। और उसके बाद रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठती हैं और इनका राज्य जो है वो शुरू होता है। रजिया सुल्तान जो है वो दिल्ली सल्तनत की पहली और इकलौती महिला शासिका थी, जो कि 1236 से 1240 केवल 4 साल के लिए इनका शासनकाल चला था। क्योंकि देखिए, ये एक महिला थी और उस समय जो वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी थे उनको ये बात गवारा नहीं थी कि वो किसी स्त्री जो है उसके अंडर काम करे या फिर उनका जो शासक हो वो कोई महिला हो। इसीलिए जो है इनको काफ़ी रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। आर्म रिवेलियन इनके सामने काफ़ी बढ़ गई थी इनके शासनकाल में। और अंत में जो है केवल छोटे से 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद रजिया सुल्तान का जो है शासनकाल का अंत हो जाता है। इनके जो रजिया सुल्तान के बाद जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश के वंशज, वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे कि वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपने वंश को और ज़्यादा रिटेन कर पाते। तो फाइनली जो होता है इनका एक गवर्नर या फिर सेनापति होता है बलबन, जिसके बारे में हमने अभी जाना था कि जो कि तुर्कान ई चहलगानी का ही एक सदस्य था। उसके द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हथिया लिया जाता है और उस पर जो है बलबन अपना राज्य स्थापित कर देता है और वहाँ से जो है बलबन का शासनकाल शुरू होता है। बलबन जो है उसका पूरा नाम ग्यासुद्दीन बलबन था। ये 1265 ईस्वी पर गद्दी पर बैठता है और 1287 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल देखने को मिलता है। बलबन जो है वो दिव्य सिद्धांतों पर विश्वास किया करता था। वो राज्य चलाने के लिए जो पुराने जो डिवाइन टेल्स थे या थ्योरी थी उनके अनुसार वो शासन करता था। गयासुद्दीन व बलबन जब सत्ता में आता है या जब शासक बनता है तो सबसे पहले वो उसका जो पहला काम होता है वो उसने कॉप्स ऑफ 40 या फिर जिसको तुर्कान ई चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है वो उसको स्थगित कर देता है। क्योंकि बलबन जो है वो खुद तुर्कान ई चहलगानी का एक सदस्य था, तो उसे ये बात पता थी कि जैसे इसने अपने राजा को गद्दी से हटाया और खुद का शासन स्थापित कर दिया है, वैसे ही हो सकता है कि भविष्य में कोई और भी ऐसा इनके जैसा निकले जो इनके वंश को शासन से हटा दे और खुद गद्दी हथिया ले। इसलिए जो है सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन राजा बनने के बाद में कॉप्स ऑफ 40 या फिर तुर्कान ई चहलगानी को स्थगित कर देता है। इसके अलावा गयासुद्दीन बलबन द्वारा एक अलग से सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाई जाती है जिसको इसने नाम दिया था दीवान ई अर्ज। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि दीवान ई अर्ज जो है किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, तो आपको बोलना है, आपका आंसर होगा गयासुद्दीन बलबन। इसके अलावा जो है गयासुद्दीन बलबन ने ग्रीटिंग्स करने की एक नई प्रक्रिया शुरू की थी, या राजा को सल्यूट करने के लिए एक नया तरीका निकाला था जिसमें क्या है, ये ऑफर करता था किसिंग हिज फीट इन द कोर्ट। मतलब राज्य दरबार में इनके पैर को आकर किस करने के लिए ये कहता था, उससे ये जो है अपने आप को सैल्यूटेशन दिलवाता था या फिर ग्रीटिंग्स करवाता था। गयासुद्दीन बलबन के ही शासनकाल में अमीर खुसरो इनके कोर्ट पोएट रहे थे। अमीर खुसरो जो है इनको द्वितीय हिंद कहा जाता है, वॉइस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये गजब के संगीतकार थे। इनके द्वारा
गज़ल जो आजकल हम लोग सुनते हैं, या कव्वाली जो है, उसकी जो खोज है या शुरुआत जो है अमीर खुसरो द्वारा ही की गई थी। इसके अलावा वीणा, सितार, तबला, ऐसे कई वाद्य यंत्रों का भी निर्माण जो है अमीर खुसरो द्वारा ही किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है अमीर अमीर खुसरो के बारे में वो यह है कि ये 7 राजाओं के कॉन्टेम्पररी रहे थे, यानी कि ये 7 राजाओं के कोर्ट पोएट रह चुके थे। अभी तक इनके अलावा और कोई भी ऐसा संगीत वादक नहीं था जो कि 7 राजा या उससे अधिक राजाओं के राज्य में या राज दरबारी कभी रहा हो। तो देखिए, गयासुद्दीन बलबन जो थे वो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद के जो शासक थे वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे अपने राज्य को बचाए रखने के लिए। तो इसी के द्वारा जो है 1287 ईस्वी में जब बलबन की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स आते हैं उनको जो है ज़्यादा दिन तक वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपने आप को रिटेन करके नहीं रख पाते, और खिलजी वंश द्वारा जो है उनको हटा दिया जाता है और दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना हो जाती है। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गयासुद्दीन खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। इनके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम खिलजी वंश और दिल्ली सल्तनत के आगे के वंशों के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम इस वीडियो में हमने देख लिया, अब तक जो देखा है वो हमने देखा कि मोहम्मद गौरी जब वापस जाता है तो वो अपना एक स्लेव भारत में छोड़ जाता है जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का आगाज़ हो गया भारत में, और टर्किश एम्पायर की शुरुआत भारत में देखने को मिली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। फिर हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश, जिसे कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्लेव के तौर पे खरीदा था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था या गुलाम था, वो 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश, वो इलबरी ट्राइब से बिलोंग्स करता था, जो कि सेंट्रल एशिया की एक जनजाति या मध्य एशिया की एक जनजाति है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था उसको कंप्लीट करवाया था, और साथ ही साथ इल्तुतमिश को जो है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर भी कहा जाता था, क्योंकि इसी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने एक्सपेंड करना शुरू हुआ था। उसके अलावा इल्तुतमिश के बाद हमने देखा कि उसकी पुत्री रजिया सुल्ताना गद्दी पर बैठती है, और साथ ही इल्तुतमिश के द्वारा जब वो शासनकाल में था तो तुर्कान ई चहलगानी और जीतल नाम के कॉपर के कॉइन्स की जो है प्रचलन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में करवाया था। देखिए, ये जो फोटो है ये है जीतल। इन्हीं सिक्कों को जीतल कहा जाता था। ये तांबे के बने सिक्के हुआ करते थे, जिसका प्रचलन कुतुबुद्दीन ऐबक ने चलाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र जो है उतने ज़्यादा माहिर या फिर बोला जाए होशियार या कैपेबल नहीं थे गद्दी को संभालने के लिए, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रजिया सुल्ताना को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया जाता है। रजिया सुल्ताना जो है वो फिरोज शाह को हराकर गद्दी पर बैठती हैं, और वो एकमात्र महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। रजिया सुल्ताना का शासनकाल जो है वो 1236 से 1240 एडी तक था। इसके बाद जो है 1240 एडी में आर्म रिवोल्ट होता है, और इंटरनल रिवोल्ट के कारण इनको गद्दी छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद जो है बलबन गद्दी पर बैठता है। बलबन जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव इल्तुतमिश का एक स्लेव था, जो कि तुर्क तुर्कान ई चहलगानी का सदस्य था। बलबन जब सत्ता में आता है तो बलबन सबसे पहले जो है इसने क्या किया कि तुर्कान ए चहलगानी या फिर कॉप्स ऑफ 40 को स्थगित कर दिया था। उसके अलावा अमीर खुसरो जो है वो बलबन का कोर्ट पोएट था, और साथ ही साथ बलबन जी ने जो है राजा को इज्जत देने, राजा को ग्रीटिंग्स करने के लिए एक नई तरह का प्रचलन चलाया था, जिसमें राजा के पैर को किस करके जो है या चुंबन करके उसको राजा को इज्जत दी जाती थी। तो ये अभी तक हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बारे में। अब जो है हम देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में, हम कुछ बातें जान लेते हैं, क्योंकि अमीर खुसरो जो है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल जरूर एक ना एक बनता ही बनता है। अमीर खुसरो जो है वो 7 राजाओं का कॉन्टेम्पररी था, और इसने 7 राजाओं के दरबार में एज अ कोर्ट पोएट काम किया था। अमीर खुसरो को तूतिया हिंद या भारत का तोता, इसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अमीर खुसरो जो है इसको फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, फादर ऑफ कवाली, और गज़ल म्यूज़िक जो है, गज़ल स्टाइल जो होती है म्यूज़िक की, वो भी अमीर खुसरो द्वारा ही उसकी भी खोज की गई थी, ऐसा कहा जाता है। तबला जो है अमीर खुसरो द्वारा इन्वेंट किया था गया था। तबला एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ये सब आपको पता होगा। तो तबला जो आजकल हम बजाते हैं या सुनते हैं वो भी अमीर खुसरो द्वारा ही
बनाया गया था, और साथ ही सितार, सितार का इन्वेंशन भी कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने ही किया था। तो अभी तक हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश के बारे में, और जाना कि गुलाम वंश की शुरुआत कैसे हुई थी, और गुलाम वंश का अंतिम जो है महत्वपूर्ण शासक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बलबन था। अब जो है हमने जो आज पढ़ा, हम उस पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ममलुक डायनेस्टी? ममलुक डायनेस्टी या ममलुक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, या फिर ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का स्लेव था या मोहम्मद गौरी का गुलाम था, उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हु इज टर्म्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबोव। इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है वो दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर या फिर वास्तविक शासक कहा जाता है। इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, जिसने आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से भी विवाह कर लिया था और उसका दामाद बन गया था। इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है, और इसी के साथ साथ को भी स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है, क्योंकि बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम हुआ करता था इसलिए। अगर एग्जाम में आपको दोनों ऑप्शंस दिए रहेंगे, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि किस शासक को या किस राजा को स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता था, तो स्लेव ऑफ स्लेव अगर बलबन और इल्तुतमिश दोनों आपको आंसर्स में दिए हुए हैं ऑप्शंस में, तब आपको ऑप्शन में इल्तुतमिश टिक करना है, वरना ज़्यादातर समय में दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देता है, दोनों एक साथ ऑप्शन में आपको नहीं देगा। इसके अलावा अमीर खुसरो जो है इसको तूतिया हिंद के नाम से जाना जाता था, जो कि 7 राजाओं का कॉन्टेम्पररी रहा था और 7 राजाओं का कोर्ट पोएट रहा था। अगला प्रश्न है, हु इज कॉल्ड एज स्लेव ऑफ स्लेव? स्लेव ऑफ स्लेव किसे कहा जाता है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को जो है स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर? उर्दू साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? तो उर्दू साहित्य का जनक जो है ये अमीर खुसरो कहा जाता है। अमीर खुसरो को उर्दू साहित्य का जनक कहा जाता है। इसको फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गज़ल की खोज जो है, गज़ल एक म्यूजिक का एक टाइप है या एक प्रकार का की कैटेगरी होती है म्यूजिक की, उसकी खोज भी जो है अमीर खुसरो द्वारा की गई थी। साथ ही साथ अमीर खुसरो को तूतिया हिंद, वॉइस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और तबला, सितार आदि जैसे वाद्य यंत्रों की खोज भी अमीर खुसरो द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, तुर्कान ई चहलगानी वाज स्टार्टेड बाय होम? तुर्कान ई चहलगानी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो तुर्कान ई चहलगानी जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। तुर्कान ई चहलगानी को कॉप्स ऑफ 40 भी कहा जाता था। इसमें जो है 40 वफादार सिपाहियों का ये एक बटालियन हुआ करता था, या सेना की एक टुकड़ी हुआ करती थी, जिसमें इल्तुतमिश ने अपने 40 सबसे वफादार सिपाहियों को भर्ती किया था। बलबन जो है वो तुर्कानी चहलगानी में ही पहले हुआ करता था, वो इसी का सदस्य था, लेकिन आगे चलकर उसने रजिया सुल्तान के शासनकाल में विद्रोह किया और अपने शासन की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत पर। और साथ ही तुर्कानी चहलगानी को स्थगित या फिर इसको जो है ख़त्म भी किया गया था बलबन के द्वारा ही। अगला प्रश्न है, हु वाज द सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए है आरम शाह, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है आरम शाह द्वितीय, या ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आरम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम आरम शाह था, जिसकी हत्या जो है इल्तुतमिश के द्वारा कर दी गई थी, और इल्तुतमिश राजा बन गया था आरम शाह को हराकर। इसके अलावा फिरोज शाह जो है ये इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है, जिसको कि रजिया सुल्ताना द्वारा युद्ध में हरा दिया गया था, पराजित किया गया था, और इसके बाद जो है रजिया सुल्तान शासक बनी थी दिल्ली सल्तनत की। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय? 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी आरम शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य की शुरुआत की थी, जिसको आगे इल्तुतमिश के द्वारा संपूर्ण किया गया था, और उसके बाद क्योंकि वो आंधी तूफान में टूट जाता है, तो उसके रिकंस्ट्रक्शन का काम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा
किया गया था। अगला प्रश्न है, बलबन वाज किल्ड इन, बलबन की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1287 एडी, ऑप्शन बी है 1286 एडी, ऑप्शन सी है 1288 एडी या ऑप्शन डी 1280 एडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1287 एडी। 1287 एडी में बलबन की जो है हत्या हो जाती है, जिसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का डिक्लाइनेशन शुरू हो जाता है और साथ ही साथ राइज ऑफ खिलजी वंश देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में जो है हमने अब तक पढ़ लिया दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और गुलाम वंश से लेकर आपके जितने भी डाउट्स होंगे या फिर जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सारी इस वीडियो को देखने के बाद में दूर हो गई होंगी। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप वहाँ से भी जाकर हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ आसानी से मिल सके। अगले वीडियो में जो है या हमारे लेक्चर के अगले पार्ट में हिस्ट्री के हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में और देखेंगे कैसे खिलजी वंश में गयासुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है और आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी उसके शासक बनते हैं। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का शासन होता है। ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।